मित्रों नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी पंचनामा लेकर। ये कहानी मैंने मार्च 2018 में लिखी थी। प्रस्तुत है कहानी पंचनामा। रसिया जी क्या आए, कॉलोनी में हड़कंप मच गया। आवारा पशुओं को देखकर औरतें जैसे बच्चों को अंदर ले लेती है, रसिया जी को घूमते देख कॉलोनी के मर्द एक विचित्र आशंका से भयभीत हो उठते। उस समय इनमें से किसी की बीवी यदि घर के दरवाजे पर अथवा इर्द गिर्द होती तो वे यही कहते जो अक्सर मैं वंदना को कहता, वहां क्या लड्डू रखे हैं, बेबात बाहर क्यों खड़ी हो। यह भी हो सकता है वे ठीक इन्हीं शब्दों का प्रयोग न कर कुंठा में अन्य शब्दों का प्रयोग करते हो, जैसे मुझसे उकता गई हो जो इसे देखकर बाहर आ जाती हो, अथवा फिर ये रोटी देता है जो इसके स्वागत में खड़ी हो, अथवा ऐसा ही कुछ कुछ जो इस बात पर निर्भर करता कि बीवी पर किसका कितना जोर चलता था। इन सब में सबसे अच्छा, मन को सुकून से भरने वाला तो मुझे मेरे पड़ोसी आर्या का ये कहना अच्छा लगता, आंख में टक्का करना है जो वहां खड़ी हो, भीतर आती हो या लगाऊं गाल पर 2 चमाट। ये सब स्टेटमेंट इवनिंग वॉक में मर्द मिलते तब साझा होते। मैं आर्या के शौर्य की खुले मन से सराहना करता, मन ही मन सोचता इन लुगाइयों को यही कहना चाहिए, इससे कम पर यह मानने वाली नहीं। एक शूरवीर की तरह स्वयं को पूरा तैयार करता, लेकिन घर पहुंचते फुस हो जाता। वंदना के तुणीर में 10 तीर होते। दूध लाए, सब्जी का कहा था कुछ याद रहता है, अथवा फिर धोबी, दर्जी, टीवी वाला वह कोई न कोई मेंढक मुझे देखते ही सर पर रख देती। मैं मन ही मन सोचता, काश इसे आर्या जैसा पति मिला होता। चमाट खाकर गाल पर अंगुलियां देखती, तब पता चलता पति किस बला का नाम है। एक पति को उसी की तरह कठोर बदमिजाज होना चाहिए। औरतें ऐसे पतियों की पूजा करती है। पति जरा नरम हुआ, औरतें छाती पर नाचने लगती है। आर्या तो एक बार बता रहा था वह कई बार बिना कारण बीवी को चमाट धर देता है। मैंने कहा ऐसा क्यों करता है, तो बोला उसे डरी सहमी हुई औरत अच्छी लगती है। तब मैं मन ही मन आर्या जैसा पति होने का स्वप्न देखता, लेकिन इस हसीन स्वप्न में भी वंदना आंख दिखाने से बाज नहीं आती। मेरा स्वप्न तब ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। रसिया जी हमारी कॉलोनी में मात्र 6 माह पूर्व आए, पर फकत 6 माह में उन्होंने औरतों पर वो प्रभाव बना लिया जो हम विवाह के वर्षों बाद तक नहीं कर पाए। मुझे अनेक बार कुफ्त होती, जिसे मैं अक्सर सांझ की गुफ्तगू में निकालता। लोग इन छड़ों को मकान किराए पर देते क्यों हैं? सरकार को गृहस्थियों के मोहल्लों में छड़ों का प्रवेश निषेध कर देना चाहिए। छुट्टे सांड घूमेंगे तो गायें कब तक हिफाजत से रह सकेंगी? कॉलोनी के अन्य मर्द इस बात पर मुझे आंखें तरेर कर देखते। मुझे तब समझ आता मैं कहना क्या चाहता हूँ एवं कह क्या देता हूँ। तब आर्या जवाब देता, इसका मकान मालिक तापड़िया खुद चिरकुमारा है, उसके लुगाई होती तो वो समझता ऐसे मर्दों से जोखिम क्या है। मैं आर्या से सुर मिलाता, मुझे तो लगता इस हरामी ने हमें चिढ़ाने के लिए मकान इस छड़े को किराए पर दिया है। इस बार होली पर सभी दारू पीकर तापड़िया की फजीती करेंगे, इसका मुंह कोलतार से पोतेंगे, तब कुत्ते को अकल आएगी कि हर कॉलोनी की एक मर्यादा होती है या मकान सोच समझकर सही किराएदार को देना चाहिए। जाके पाँव न फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तभी मेरे पास बैठा सुशील बोला, मैंने सुना आजकल 2 मर्द भी संबंध बना लेते हैं, कहीं ये होमो तो नहीं? उसकी बात सुनकर हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। रसिया जी जब से आए ऐसी ही बातें होती। रसिया जी की उम्र लगभग मेरे करीब यानी 45 के आसपास होगी। एक ऐसी उम्र जिसमें मर्द बहुधा ढलने लगते हैं, लेकिन रसिया जी आज भी तीखे बांके लगते। आर्या एक बार बता रहा था कि वो नित्य बैडमिंटन खेलने जाता है, इसी के चलते जवान चुस्त दुरुस्त दिखता है। पानीदार आंखें एवं आत्मविश्वास से भरी चाल उनके व्यक्तित्व में इजाफा करती। औसत से ऊपर कद था। टिंगो आर्या जब भी उनसे बात करता मुंह ऊंचा करके करता। अंग्रेजी हिंदी दोनों में पारंगत थे, कम बोलते, लेकिन जब भी बोलते उनकी वाणी का प्रभाव देखते बनता। यहीं किसी कंपनी में जनरल मैनेजर था। कॉलोनी की सबसे अच्छी एवं महंगी गाड़ी भी उसी के पास थी। जहां हम सभी जोड़ तोड़कर 25,000 वेतन पाते, वंदना एक बार बता रही थी इनकी तनख्वाह लाख से ऊपर है। कहते कहते उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो अपने दुर्भाग्य को कोस रही हो। आशंकित मेरी छाती पर सांप लौट गए। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता चला? तो बोली, यह बात पड़ोस में रहने वाले सुशील जी की वाइफ ज्योति ने उसे बताई है। मैंने बात आगे बढ़ाई, उसे कैसे पता चला? तो वंदना कुड़ते हुए यह कहकर चली गई कि पूछ कर बताऊंगी। जाते हुए उसकी आंखों का क्रोध स्पष्ट बता रहा था कि वो यह भी कहना चाहती है कि उसके पल्ले तो मुझ जैसा फकीर पड़ा था
महीना बीतते ही बगले झांकने वाला। मेरे लिए यह भी रहस्य था कि आखिर ज्योति को यह बात कैसे पता पड़ी। हम पता चली तो उसने सुशील को क्यों नहीं कही। उसे पता होता तो वह बड़बोला कब का उगल देता। ओह, इन औरतों का सूचना तंत्र कितना प्रभावी होता है, वरना एक मर्द को तो दूसरे की तनख्वाह तक जानने में वर्षों लग जाते हैं। उनका नाम रसिया जी क्यों पड़ा, यह भी एक दिलचस्प वाकया है। एक बार वे शाम के समय गाड़ी में ऑफिस से आ रहे थे। गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। पीछे सीट पर उनके साथ कोई खूबसूरत महिला बैठी थी। हम वॉक कर सुस्ता रहे थे। यकायक रसिया जी की गाड़ी हमसे थोड़ी दूर पर रुकी। वह महिला भी गाड़ी से उतरी एवं वहीं खड़े कुछ देर उनसे बतियाती रही। दोनों हंस हंस कर बेतकल्लुफ बातें कर रहे थे। जहां हमें औरतों से बातें तक करने में शर्म आती, रसिया जी निसंकोच बातें किए जा रहे थे, वरन आत्मविश्वास में वे महिला पर भारी पड़ रहे थे। जाते हुए महिला ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। रसिया जी ने उसके समीप जाकर अंग्रेजों की तरह गर्दन से गर्दन मिलाई एवं बाय बाय कहकर चल दिए। उस दिन हम फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे। यकायक उन्होंने हम सब की ओर देखा तो मुड़कर हमारी ओर चले आए। उनके समीप आते ही हम खड़े हो गए। हीन भावना से पहले से ग्रस्त थे। उन्हें देखते ही बोले, गुड इवनिंग सर। मुझे मेरे हमवे व्यक्ति को सर कहना अखरा, पर विनम्रता की औलाद शर्मा पहले ही सर बोल पड़ा तो सुशील, आर्या और वहां बैठे अन्य सभी को सर कहना पड़ा। गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं? रसिया जी वहीं खड़े खड़े बोले। उनके पोर पोर से आत्मविश्वास टपक रहा था। अच्छे हैं सर। इस बार सुशील इस तरह बोला मानो वो धरती पर नहीं कुएं में खड़ा हो। मैं ऑफिस से आके नृत्य खेलने चला जाता हूँ, अतः आपसे मिलना नहीं हो पाया। आप कभी घर आएं, परिवार बच्चों को भी साथ लाएं। मैं अकेला रहता हूँ, अतः मुझे लोगों से मिलना बहुत भाता है। आज जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। ओके। जाते हुए उनकी चाल, आंखों की चमक देखने लायक थी। उनके जाते ही हमें मुद्दा मिल गया। हमने पीछे बैठी औरत के बारे में अगड़म बगड़म हजार बातें की। आर्या ने तो यहां तक कहा कि यह इसकी रखेल हो सकती है, तो बाकी सभी चौंक गए। औरत हसीन थी और वह जवां मर्द, एवं जिस तरह वह गले मिल रहा था उससे हमारे जैसे अल्प बुद्धियों का आशंकित होना स्वाभाविक था। जाने कैसे उस दिन मेरे मुंह से निकल गया, हरामी रसिया लगता है। उस दिन सभी खुलकर हंसे एवं तब से उसका नाम रसिया जी पड़ गया। हालांकि उस दिन मैं घर आया तो वंदना ने बात करते हुए बताया कि यह लड़की उनकी सेक्रेटरी है। मैं फिर आशंकित हुआ, बात न बढ़े इसलिए इस बार यह पूछना टाल गया, तुझे कैसे पता चला? रसिया जी का असली नाम गौरव सक्सेना है एवं नाम के अनुरूप स्वाभिमान एवं गौरव भाव उनके अंग अंग से टपकता है। हर समय चुस्त दिखते हैं। कॉलोनी का गार्डन वर्षों से खराब था। उन्होंने पहली बार यहां रहने वालों की बैठक बुलाई। सबको ऐसे उत्साहित किया कि गार्डन चंद दिनों में दुरुस्त हो गया। उनका पहला वक्तव्य ही दमदार था, मानो किसी जादूगर ने सम्मोहन किया हो। इस कार्य में उन्होंने स्त्रियों बच्चों तक को हाथ बटाने का आह्वान किया। फिर क्या था, कोई गार्डन साफ कर रहा है, कोई जंगली घास उखाड़ रहा है, कोई पत्थर इकट्ठे कर बाहर डाल रहा है, कोई पौधे लाकर लगा रहा है, किसी ने खाद बीज का इंतजाम किया, किसी ने क्या एवं किसी ने क्या। गार्डन चंद महीनों में महकने लगा। कॉलोनी में एक टूटा मंदिर था, वह भी उन्होंने जन सहयोग एवं दानदाताओं से मिलकर ठीक करवा दिया। बिजली के खंभों से पुराने तार लटकते रहते थे। आंधी बरसात में बिजली अक्सर नदारद होती। रसिया जी ने विभाग से संपर्क कर नई लाइन लगा दी। कॉलोनी में पानी की छोटी लाइन थी। पानी धीरे धीरे ऐसे आता जैसे गरीब की तिजोरी में धन इकट्ठा होता है। रसिया जी ने यहां भी कमाल कर दिखाया। सरकारी इंजीनियर से मिलकर बड़ी लाइन लगवा दी। यह तो कमाल हो गया। उस दिन कॉलोनी में घूमते हुए रसिया जी घर के आगे से निकले तो वंदना चीख पड़ी, गौरव जी अब तो पानी इतना तेज आता है कि छानने का कपड़ा फट जाता है। उसकी खुशी देखने लायक थी। इसकी तो पार्टी बनती है वंदना जी, रसिया जी मुस्कुरा कर बोले। वह तो मिलेगी। सच में हम सभी को आपका अभिनंदन करना चाहिए, पर फिल वक्त आप मेरे खास अनुरोध पर ब्रेकफास्ट लेकर जाएं। मैं उपमा बहुत अच्छी बनाती हूं। वंदना उससे ऐसे आग्रह कर रही थी मानो घर के बाहर देवता खड़ा हो। मैं कुड़ कर रह गया। एक तो मैं उसे निमंत्रण देना जोखिम समझता था, दूसरा इतनी देर बेझिझक उसका मात्र वंदना से बात करना मुझे जरा नहीं सोया। लेकिन अब कर क्या सकता था। मैंने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया एवं उन्हें चुप भीतर लेकर आया। इस छोटे से रास्ते में आशंकाओं के असंख्य बादल मेरे विचार व्योम पर तैर गए। हम सभी डाइनिंग टेबल के आगे बैठे थे। ओह, आप कितनी स्वादिष्ट उपमा बनाती है। वर्षों बाद ऐसा स्वाद मिला। रसिया जी ब्रेकफास्ट करते हुए बोले। चलिए, आपको स्वादिष्ट लगा ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं बीच में बात काट कर बोला। तभी बबलू मेरे पास आकर बोला,
पापा क्या मेरा एडमिशन हो गया? मैं स्कूल कब जाऊंगा? अरे आपका अब तक एडमिशन नहीं हुआ? रसिया जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। इंडियन पब्लिक स्कूल में बात चल रही है, 2 बार होकर भी आए हैं पर परिणाम कुछ भी नहीं। आजकल बच्चों का एडमिशन कितना कठिन हो गया है, ऊपर से ये ठहरे भोलेनाथ। वंदना ने रसिया जी को कहते हुए अपनी खींच निकाली। अरे उस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शारदा मेरे मित्र है, मैं बात करूंगा। नेकी और पूछ रसिया जी के उत्तर से वंदना अस्वस्थ हुई। यह मेरे एम वंदना की कोहनी पर गुड़ लगाने वाली बात थी। वंदना इस बात को लेकर रसिया जी के पीछे पड़ गई। आश्चर्य, उनके प्रयासों से बबलू का एडमिशन भी हो गया। अब तो अपने छोटे मोटे अटके कई काम में वंदना उनसे सहयोग लेने लगी। मेरे हाउसिंग लोन की इंक्वायरी एवं अन्य कई कार्यों में वंदना के अनुरोध पर रसिया जी ने जी भरकर सहयोग किया। मेरा एवं वंदना का ही नहीं, कॉलोनी की अन्य महिलाओं के कार्यों में वह जब तब हाथ बटाता और तभी रपट कर सहयोग लेती। हद तो तब हुई जब औरतें बच्चों के हाथ उनके घर स्पेशल डिशेज पहुंचाने लगी। मिसेज आर्या तो अनेक बार खुद उनके यहाँ जाकर डिशेज पहुंचा कर आती। यह सब वह तब करती जब आर्या ऑफिस में होता। यह परम रहस्य वंदना ने मुझे गोपनीयता की कसम दिलाकर बताया। इतना हम सबसे कहाँ सहन होता। सांझ हम रसिया जी की जी भर कर बुराई करते। हमने हमारे व्यवहार, ड्रेस, औरतों को दी जाने वाली हाथ खर्ची आदि आदतों में सुधार भी किया। इसके बावजूद सब पर रसिया जी का नशा सवार था। जगत में चाम नहीं, काम प्यारा है। अनेक बार हमें क्रोध भी आता कि यह औरतें आखिर बनी किस मिट्टी की है। खाती खसम का है, गीत रसिया जी के गाती है। हम जानते हुए भी जब्त कर जाते। इन औरतों का क्या, जिद पर चढ़ जाए तो जाकर रसिया जी को कह दे ये आपसे जलते हैं। एक रात मैंने वंदना से पूछा, आखिर रसिया जी में ऐसा क्या है कि औरतें इन्हें आंखों पर बिठाती है? मैं जला भुना था, दम लगाकर पूछ ही लिया। आप कितने शक्की हैं। उनकी तरह सहयोग, साचर या मित्र भाव से भरने की बजाय उनसे जलते हो। छी, अपनी हीनता दूर करने की बजाय उन्हें कोसते हो। वह एक सांस में इस तरह उगल गई जैसे उसे पहले से पता था कि मैं एक दिन रोऊंगा एवं वह मुझे यह जवाब देगी। मैं अपना समूह लेकर रह गया। दिन यूं ही बीतने लगे। रसिया जी के बढ़ते प्रभाव से हम सभी खिन्न थे। सभी मनोती करते जितना जल्दी कॉलोनी से निकले अच्छा है। हरामी ने औरतों को सर पर चढ़ा दिया। हमारे पास कोई तोड़ भी नहीं था। सकड़ी गली में सांड आ गया। आर्या तो एक बार यहां तक बोला, पहले अंगूठे पर रहती थी, आटे की आया थी, जब से रसिया जी आए हैं स्त्री अधिकारों तक की बातें करने लगी है। अभी कुछ दिन पहले स्त्री प्रताड़ना कानूनों तक के बारे में बता रही थी। मुझे तो लगता है ये रसिया ही इसे भड़का रहा है। मैंने कुड़कर कहा, यह भड़वा मर क्यों नहीं जाता? तभी शर्मा बीच में बोला, तू चुप कर, तेरी जुबान काली है। इस बात को भी अरसा बीत गया। आज शाम वॉक के बाद हम सभी बैठे, तभी पुलिस की एक जीप कॉलोनी में आई। जीप हमसे थोड़ी दूर रुकी। उसमें से एक बंधी गठरी लेकर 4 पुलिस वाले उतरे। उनके पीछे इंस्पेक्टर था। वह आगे आकर बोला, बहुत बुरी खबर है। आपकी कॉलोनी से 1 फरलांग पहले इसी कॉलोनी के गौरव सक्सेना का दुर्घटना में निधन हो गया। ऑफिस से लौट रहे थे। आज ड्राइवर अवकाश पर होने से कार स्वयं चला रहे थे। वे गाड़ी में अकेले थे। उनकी कार सामने तेजी से आ रही एक ट्रक से टकरा गई। सूचना मिलते ही हम आनंद फानंद अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने देखकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रखी है। घटनास्थल का हमने पंचनामा बना दिया है। बस कपड़ों की पहचान कर पंचनामे पर दस्तखत होने हैं। इस गठरी में उनके कपड़े हैं जिसे आपको पहचानना होगा। रसिया जी मर गई? मैं लगभग चीखा, फिर झेप मिटाते हुए इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, हम उन्हें प्यार से रसिया जी कहते थे। उस दिन मिसेज आर्या भी आर्या के साथ वॉक कर हमारे साथ बैठी थी। उसने तुरंत अन्य औरतों को फोन किया। क्षण भर में वंदना, मिसेज शर्मा, मिसेज सुशील एवं कॉलोनी की अन्य औरतें तथा बच्चे वहां आ गए। कॉलोनी में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा चीरते हुए इंस्पेक्टर ने पुनः निवेदन किया, आपको कपड़े तो पहचानने होंगे। तभी सभी औरतें, विशेषतः मिसेज आर्या तेजी से चलकर वहां आई। रसिया जी की मृत्यु की खबर सुनकर सबके चेहरे लटक गए। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले पतलून निकाला। सभी चुप खड़े थे। अब कपड़ों का किसे क्या पता। तभी मानो बिजली कौंधी। अधीर बोखलाई मिसेज आर्या इंस्पेक्टर के समीप आकर बोली, हाँ यह उन्हीं की पतलून है। उनकी पतलून का साइज 38 इंच है। उन्हें काले रंग का एडमिन कंपनी का पतलून बहुत पसंद था। यह उन्हीं का है। मिसेज आर्या बोलते हुए जरा नहीं अटकी।
इंस्पेक्टर ने स्टिकर देखकर कहा, आपने ठीक पहचाना, यह 38 साइज का एडमिन कंपनी का ही पतलून है। आर्या ने हम सब की ओर देखा एवं आंखें नीची कर ली। इंस्पेक्टर ने अब कमीज बाहर निकाला। सफेद कमीज खून से सना था, दुर्घटना के कारण यहां वहां से फट भी गया था। यह भी गौरव जी का ही कमीज है। वे अधिकतर ब्लिस कंपनी का व्हाइट शर्ट पहनते थे। आप देखिए, उनका साइज एक्सेल है। मिसेज आर्या में इतना साहस जाने कहां से आ गया। आपने सही फरमाया, यह उसी कंपनी का एक्सेल साइज कमीज है। कहते हुए उसने चश्मा नीचे कर मिसेज आर्या की ओर देखा। उसकी उठी हुई पतलियां मानो किसी रहस्य में सेंध लगा रही थी। अब उसने बनियान निकाला। यह आधी बाहों वाला बनियान भी उन्हीं का है। वे कमीज के नीचे यही पहनते थे। इसे पहनकर बैडमिंटन भी खेलते थे। उनका साइज 36 ब्रांड सैंडो था। यह उनका फेवरेट ब्रांड था। मिसेज आर्या की पीड़ा, अधीरता एवं अकलाहट देखते बनती थी। इंस्पेक्टर ने बनियान के ऊपर की ओर देख हाँ के अंदाज में चेहरा ऊपर से नीचे की ओर हिलाया। अब इंस्पेक्टर ने सकुचाते हुए आखिरी कपड़ा पहचान के लिए निकाला। यह भी उन्हीं का अंडरवियर है। उन्हें क्लासिक कंपनी के वी शेप अंडरवियर बहुत पसंद थे। आप देखिए, उनका साइज 38 होगा। मिसेज आर्या बेझिझक कहे जा रही थी। हाँ, यह 38 साइज का क्लासिक अंडरवियर है। इंस्पेक्टर ने देखकर पुष्टि की एवं पंचनामा मिसेज आर्या की ओर दस्तखत के लिए बढ़ाया। बेहिचक बिना किसी को और देखे मिसेज आर्या ने उस पर दस्तखत कर दिए। उसके जाने के बाद उसे क्या हुआ, वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई एवं फूट फूट कर रोने लगी। अन्य औरतें चुपचाप उसके समीप आई एवं कंधे पर हाथ रख उसे ढाढ़स देने लगी। अब कहने सुनने समझने को क्या बचा था। आर्या पास ही खड़ा था। उसे काठ मार गया। काटो तो खून नहीं। बीबी ने मानो स्वयं उसके पंचनामे पर दस्तखत कर उसी के मुंह पर चस्पा कर दिया था। चमाट मारकर तो उसने अनेक बार बीबी के गाल लाल किए, लेकिन आज उसका चेहरा बिना चमाट खाए तांबे के तपते बर्तन की तरह लाल हो रहा था। सांझ गहराने लगी थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी यकायक इस तरह चुप हो गए जैसे कोई उन्हें गवाही के लिए न बुला ले। दूर लाल हुआ सूरज अस्ताचल में डूब रहा था। इंस्पेक्टर ने कपड़े गठरी में बांधे एवं अन्य पुलिस वालों के साथ जीप में बैठकर चला गया। धन्यवाद।